नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की सीरीज में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक में आज पाठ 6 पर बात करेंगे। द्वितीयक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के हमारे सिलेबस में कुल 3 चैप्टर हैं। प्राथमिक क्रियाओं का एक चैप्टर, दूसरा द्वितीयक क्रियाओं का और तीसरा चैप्टर तृतीयक व चतुर्थक क्रियाओं का। आज हम द्वितीयक क्रियाओं पर बात करेंगे। तो द्वितीयक क्रियाएं पहले होती क्या है? द्वितीयक क्रियाओं का संबंध पहले तो प्राथमिक क्रियाओं से है। प्राथमिक क्रियाओं में जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं का रूप परिवर्तित किया जाए, उन वस्तुओं का रूप परिवर्तित किया जाए और इस रूप को परिवर्तित करने के लिए आप क्या लगाएंगे? उद्योग या विनिर्माण लगाएंगे। विनिर्माण का मतलब यहां इंडस्ट्री से है। तो द्वितीयक क्रियाओं में उद्योग व विनिर्माण शामिल होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का जब रूप परिवर्तित किया जाता है तो जो क्रियाएं चलती हैं वो क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। यानी इनका संबंध उद्योग व विनिर्माण से है। दूसरी बात, द्वितीयक क्रियाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। एक तो याद रखेंगे, नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है द्वितीयक क्रियाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को। सामान्य तौर पर मैं बात करूं, गन्ने से चीनी बनाना कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। उसमें जो उत्पाद या जो वस्तुएं हमें मिली है उनका रूप परिवर्तित किया गया। गन्ने से क्या बनाएगी? ये चीनी। इसी प्रकार कपास से वस्त्र बनाना, इसी प्रकार गेहूं से आटा बनाना, ये सब क्रियाएं जो है ये कौन सी क्रियाएं होती हैं? द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इस चैप्टर पर। क्या है ये चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीयक क्रियाएं। हम कुछ चीजों पर ध्यान रखेंगे कि द्वितीयक क्रियाएं, पहले तो आप मेन बात कि ये क्रियाएं जो है वो उद्योगों और विनिर्माण से संबंधित है। उद्योगों और किससे संबंधित है? विनिर्माण से संबंधित है। निर्भर कौन सी क्रियाओं पर है? प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर है। यानी प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का जब रूप परिवर्तित किया जाता है तो वो क्रियाएं कौन सी होती हैं? द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। ये बात एक तो, अर्थात इसमें भी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। किसी वस्तु का क्या किया जाता है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन किया जाता है इसमें। तो द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है? पहले तो ये बात हम इस पर ध्यान रखेंगे। एक बात, इसकी एक मेन जो चीज है, मान लीजिए प्राथमिक क्रियाओं को में से आपको गन्ना प्राप्त हुआ। जब आप गन्ने से चीनी बनाएंगे तो इसमें जो दूसरी वस्तु बनी है उसका मूल्य है पहली वस्तु की तुलना में ज्यादा होगा। तो मूल्य में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति उद्योग क्यों लगाएगा? ताकि वो लाभ कमा सके, और लाभ कमाने के लिए उसको कच्चे माल से जो उसने खरीदा है और जो तैयार वस्तु की है उसको महंगे सामान पर वो बेचेगा। तो मूल्य में वृद्धि के संबंध में इसे मापा जाता है, क्योंकि कच्चे माल को जब रूपांतरित किया जाता है तो उस रूपांतरण का, कच्चे माल को जब हम रूपांतरित करते हैं या चेंज करते हैं तो उस रूपांतरण का मूल्य जो है वो उद्योग या विनिर्माण सेक्टर सामान्य तौर पर हमसे लेता है। चलिए, मैंने बताया इसमें आपको कि ये क्या है। दूसरा, उद्योग जो है वो या द्वितीयक क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्रियाओं से तो संबंधित है परंतु तृतीयक क्रियाओं से भी संबंधित है। द्वितीयक क्रियाएं जिनमें की सेवाएं आती हैं तो वो भी उद्योग अपने साथ लेकर चलते हैं। तो सभी एक्टिविटीज, तो पहली बात ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं इन्हें, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इन द्वितीयक क्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी भी उद्योग के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है द्वितीयक क्रियाओं की। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला,
इन उद्योगों में कौशल का विशिष्टीकरण होना चाहिए। कौशल का विशिष्टीकरण, या इसको बोलते हैं आप उत्पादन की विधि। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधि किस प्रकार है, यह पहला बिंदु है इसके अंदर। दूसरा है यंत्रीकरण, या जिसे आप मशीनीकरण कहते हैं, यंत्रीकरण। तीसरा बिंदु इसी चैप्टर में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी है नवाचार, तकनीक। प्रौद्योगिकी है नवाचार, यानी तकनीक कैसे प्रयुक्त की जा रही है आपके उद्योग में। फिर है ढांचा, संगठनात्मक ढांचा, उस सेक्टर का संगठनात्मक ढांचा कैसा है, एक ये बिंदु है। इसी के साथ आपके लिए धरातल, या आपकी बुक में इसे एक अन्य नाम भौगोलिक वितरण से लिखा गया है। अगला बिंदु है बाजार। सब पर बात करेंगे क्या क्या चीजें जरूरी है। बाजार के बाद में है कच्चा माल, और कच्चे माल के बाद में है श्रम यानी लेबर। और 9वां बिंदु आपकी किताब में लिखा है बिजली यानी शक्ति के संसाधन। अगला बिंदु है परिवहन व संचार। परिवहन व संचार, और इसके बाद में है तकनीक, या आप इसको लिख सकते हैं सरकारी नीतियां किस पक्ष में है। चलिए, किसी भी उद्योग, कोई भी उद्योग अगर आप लगाएंगे वो इन 11 बिंदुओं पर निर्भर करता है। हम छोटे स्तर से बात करते हैं। उद्योग लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज चाहिए, वो है धरातल, जहां आप इस उद्योग को लगाने वाले हैं। धरातल के बिना उद्योग नहीं लगा सकते आप। दूसरी चीज, आप जो सामान बना रहे हैं आपको उसके कच्चे माल का पता होना चाहिए, नहीं तो आप बनाएंगे क्या। तो कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के क्षेत्रों को आपको पता होना चाहिए, वह कितनी दूर से आ रहा है, कितनी दूर आप उसको ला रहे हैं। क्योंकि जो भी उद्योग है वो सामान्य तौर पर परिवहन लागत पर निर्भर करता है। किसी भी उद्योग के लिए सबसे पहली चीज जरूरी होती है परिवहन लागत, क्योंकि आपको रोज कच्चे माल को, सामान को लाना है और तैयार माल को भेजना है, और इस माल की अभ्यगम्यता के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो परिवहन लागत को जितना न्यूनतम किया जाता है उद्योग उतना ही लाभप्रद होता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए धरातल, जिस पर आप उद्योग लगाने वाले हैं। जिस प्रकार का धरातल होगा वहां उसी प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। परंतु आजकल स्वच्छंद उद्योगों की एक नई प्रकृति चल रही है, जो कि क्षेत्र के, जैसे आप देखेंगे भारत में जितने भी लोहे इस्पात की इंडस्ट्रीज है ज्यादातर, वो आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेंगी, या पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास के एरियो में, क्योंकि वहां से लोहा कच्चा माल निकलता है। इसके अलावा उसके लिए अन्य जो चीजें हैं वो भी निकलती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर, जिप्सम, बालू का पत्थर सामान्य तौर पर मिलता है। इसी अलावा आप सूती वस्त्र की इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो भी आपको दक्षिणी भारत में प्रस्तापित होती दिख रही है। गन्ने या चीनी उद्योग को देखेंगे तो उत्तर भारत में वो अधिक बसा हुआ है, 60% चीनी और गन्ना। तो जिस प्रकार का भौगोलिक वितरण होता है उद्योग उसी प्रकार का लगाया जाता है। तो धरातल चाहिए पहले आपको, फिर आपको कच्चा माल चाहिए, क्योंकि आप जो उद्योग बनाने वाले हैं वो जरूरी है। अब आपने मान लीजिए काम करने वाले श्रमिक भी चाहिए जो आपकी चीजों या मशीनों को चलाएंगे, ये सब चीजें। इसके अलावा मशीनों को चलाने के लिए आपको बिजली भी चाहिए। इसके अलावा कच्चे माल को लाने और ले जाने के लिए आजकल परिवहन तो है ही जरूरी, संचार एक अन्य माध्यम है। आप देखते हैं टीवी या अखबारों में विभिन्न प्रकार की एड्स दी जाती हैं उद्योगों के को लेकर। सरकारी नीतियां आपके पक्ष में होनी चाहिए। अब अगली चीज, अगर आपने ये सब चीजें कर ली, अगर आपकी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार नहीं है तो आपका उद्योग किसी काम का नहीं है। तो आपको एक अन्य चीज, बाजार बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग आपकी बनाई हुई चीज को खरीदेंगे नहीं
तो आपका उद्योग किसी काम का नहीं है। इसके अलावा कौशल का विशिष्टीकरण, जिस व्यक्ति को जो काम आता है उसे वही काम दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए। यंत्रीकरण, मशीनों का प्रयोग, समय के अनुसार तकनीक का प्रयोग और आपका संगठनात्मक ढांचा उद्योग का एकदम सही होना चाहिए। ये किसी भी उद्योग के 10 या 11 फैक्टर हैं। इसके अलावा इसमें एक आधा फैक्टर और भी नहीं लिखा होगा, जैसे इन्होंने मेरे हिसाब से पूंजी नहीं लिखा। आपको उद्योग लगाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो आपको पूंजी भी जरूरी है। तो किसी भी उद्योग के ये 12 बिंदु होते हैं, उसकी विशेषताएं जो होती हैं इन 12 बिंदुओं पर टिकी होती है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे, क्या क्या मतलब है इसका। आपकी किताब में सबसे पहला बिंदु दे रखा है कौशल का विशिष्टीकरण। अगर कारखाने के तरीके से सामान बनाया जाए तो आप, और कारीगर आपके पास कम है, तो आप बहुत अधिक समय में बहुत कम सामान बना पाते हैं। परंतु अगर आप व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाएं और उन्हें अपने कौशल के अनुसार काम दें, जैसे आप सामान्य तौर पर किसी बड़ी इंडस्ट्री में देखेंगे, वहां जो है वो एक चेन चलती है, उस चेन में जिस व्यक्ति को जो काम करना होता है वो वही काम करता है। तो आपको सबसे पहले कौशल का विशिष्टीकरण करना होगा, जिस व्यक्ति को जो विधि आती है उसे वही काम दिया जाए। दूसरी चीज है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य मतलब क्या है, कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग। कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग, तो ये आपका यंत्रीकरण है। यानी अब आपको पता है वर्तमान में कंप्यूटर युग आ गया है, तो कंप्यूटर के युग के कारण आजकल उद्योगों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग हो रहा है। एक तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती, दूसरा इस मशीनों के कारण उद्योगों पर श्रम का भार घटता जा रहा है। तो लेबर की जगह अब मशीनों ने ले ली है, जिससे कि श्रम जो है उसका भार उद्योगों पर कम होता जा रहा है। चलिए, इसके बाद में नवाचार। नवाचार से मतलब है आपने अगर कोई मान लीजिए कोई उद्योग लगाया है, तो आप उसके कच्चे माल को किस प्रकार से यूज करते हैं, जो आपका अपशिष्ट बचा है, जो आपका मलबा बचा है, उस अपशिष्ट का प्रयोग आप किस प्रकार करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए आपने क्या क्या बिंदु ले रखे हैं। तो नवाचार के साथ साथ उद्योग जो है वो कई समस्याओं का निपटारा भी करता है। तो आपके पास तकनीक होनी चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी उद्योग को। तो प्रौद्योगिकी या नवाचार एक अगला बिंदु है प्रदूषण के विरुद्ध। उसके बाद में ढांचा या स्तरीकरण। सिंपल सी बात है कि श्रम का विभाजन कर दिया जाए, ऊपर से नीचे तक व्यक्तियों की एक टीम सही ढंग में हो, तकनीकी अधिकारी एक तरफ हो, उनको सामान पहुंचाने वाले व्यक्ति एक तरफ हो, हर चीजों को आप एक ढांचे के अनुसार डालें ताकि आपको काम में समस्या नहीं आए। इसके बाद में भौगोलिक वितरण। अब आप देखेंगे कि दुनिया के ज्यादातर उद्योग विश्व के 10% हिस्सों पर ही केंद्रित है। तो विश्व के 10% हिस्सों पर ही विश्व के ज्यादातर उद्योग केंद्रित है। अब आप यूएसए की मक्का पेटी को देख लीजिए, इसी के साथ वहां किस प्रकार के उद्योग हैं। तो वहां 4 बड़े फर्म होते हैं और वहां लगभग 10 से 20 लोग काम करते हैं, और इससे 50 से 100 लोगों का पेट जो है सामान्य तौर पर भरता है। तो जिस प्रकार का धरातल होगा उसी प्रकार का उद्योग वहां लगाया जाए। बाजार मैंने बता ही दिया, आपने जो सामान तैयार किया है उसकी मांग किस प्रकार की है। अगर बाजार में उस वस्तु की मांग है तो मांग के अनुसार ही उत्पादन किया जाना चाहिए। मांग के अनुसार ही उत्पादन किया जाना चाहिए, और अगर आप मांग को पूरा नहीं कर रहे तो आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, जिन देशों में बड़े बाजार हैं वहां उद्योग भी बड़े प्रकार के लगाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में वायुयान इंडस्ट्री फुल जो है प्रोसेस में चल रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वायुयानों के निर्माण ने वैसी दुनिया में दूरी को कम कर दिया है। तो बाजार जिस प्रकार का है उसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, और उसकी मांग कैसी है। अगली चीज कच्चा माल। जिस प्रकार का कच्चा माल होगा
उसी प्रकार का उद्योग जो है वहां लगाया जाएगा। ठीक है, अब कच्चे माल का मतलब यहां ये है कि ज्यादातर जो भारी वस्तुएं हैं, भारी जो उद्योग हैं, अब जैसे लोहे उद्योग के लिए लोहा एक कच्चा माल है, तो कई बार ऐसी स्थिति में उद्योगों को कच्चे माल के पास ही लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, आप इतनी भारी वस्तु का परिवहन इतनी दूर क्यों करें, हम इंडस्ट्री को कच्चे माल के पास ले जाएं। तो जितने भी भारी उद्योग हैं उन्हें कच्चे माल के पास ले जाया जाता है, परंतु जितने भी सही उद्योग हैं या हल्के उद्योग हैं उन्हें कहां लाया जाता है, बाजार के पास लगाया जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को देखिए, उसकी जो संभावना है वो ज्यादातर बाजार के पास होती है, परंतु भारी उद्योगों की संभावना हमेशा कच्चे माल के पास होती है, क्योंकि भारी उद्योगों को परिवहन करने में, यानी उनके कच्चे माल को परिवहन करने में लागत भी अधिक आएगी। इसलिए ऐसे उद्योग सामान्य तौर पर कच्चे माल के पास ही लगाए जाते हैं। उसके बाद आपको काम करने के लिए उद्योगों में सस्ते श्रम की आवश्यकता होगी, लेबर सस्ता होना चाहिए आपके पास। उसके बाद में शक्ति के साधन। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम जो उद्योग है उसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे उद्योगों को सामान्य तौर पर जल विद्युत के पास लगाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि शक्ति के साधन भी जरूरी है मशीनों के लिए। उसके बाद में परिवहन की, संचार की सुविधाएं आपको मैंने बता ही दिया, और किसी भी देश की सरकारी नीति आपके पक्ष में होनी चाहिए, तभी वहां कोई उद्योग चलता है। तो ये उद्योगों की सामान्य विशेषताएं थी, हमने इस पर पूरी डिटेल से बात की है। अगली बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। इसको भी हम एक एक बिंदु वाइज समझेंगे कि कैसे उद्योग विषय में बांटे गए हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, और उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो कुल मिलाकर आपकी किताब में 4 से 5 प्रकार से किया गया है। पहले आपके सिलेबस में उद्योग दे रखे हैं आकार के आधार पर, साइज बेस, आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर आपकी किताब में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के। कुटीर या लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। पहले तो ये 3 उद्योग, कुटीर, लघु और बड़े पैमाने के। उसके बाद में दूसरे आपकी किताब में बांट रखे उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर, और कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, आपके सिलेबस में 4 प्रकार के दे रखे हैं। कच्चे माल के आधार में पहले उद्योग हैं कृषि आधारित, कृषि से कोई कच्चा माल प्राप्त होता है उसके आधार पर, तो पहले है कृषि आधारित, दूसरे हैं खनिज आधारित, फिर है रसायन आधारित, रसायन बेस्ड इंडस्ट्री, फिर है वन आधारित, और एक इनमें होते हैं पशु आधारित। आपके सिलेबस में पता नहीं कितने दे रखे हैं, परंतु हम इन पर बात करेंगे कि ये इतने प्रकार के होते हैं, यही दे रखे हैं। चलिए, फिर है उद्योग स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं, सार्वजनिक, निजी और सहकारी। सार्वजनिक, निजी और सहकारी या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसके अलावा एक इंडस्ट्री और बांट रखी है उत्पाद के आधार पर।
इसके दो पार्ट हैं। एक तो आप मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन करें, एक आप उपभोक्ता सामान का। बिस्कुट, वस्त्र, ब्रेड, ये इंडस्ट्री मूलभूत में, जैसे लोहा इस्पात एक मूलभूत उद्योग है। तो आपके सिलेबस में उद्योगों का क्लासिफिकेशन ये है। पेपर में प्रश्न क्या आएगा, आपसे किसी के भी एक नंबर में दो आकार के आधार पर उद्योगों के नाम लिखिए, कच्चे माल के आधार में वन आधारित उद्योगों के दो नाम लिखिए, तो किसी भी प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले बात, उद्योग जो है वो कितने प्रकार के हैं आपके सिलेबस में, 4 प्रकार के बांटे हैं। पहले है आकार के आधार पर, दूसरे हैं कच्चे माल के आधार पर, तीसरे हैं उत्पाद के आधार पर, और चौथे हैं स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कुटीर व लघु उद्योग, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के। इसी प्रकार से कच्चे माल में पहला है कृषि आधारित, चाहे आप सूती वस्त्र को ले लीजिए, कपास से कपड़ा बन रहा है, चाहे आप गन्ने से चीनी बनाइए, कृषि आधारित है। तेल इंडस्ट्री भी इसी से संबंधित है, सरसों का तेल है, किसी भी प्रकार का। रसायन आधारित, जो रसायन से संबंधित है, खनिज, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, ये सब खनिज आधारित उद्योग है। वन आधारित, दिया सलाई उद्योग, माचिस की तीली बनाना, फर्नीचर उद्योग, सब वनों से आधारित है। पशु आधारित, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, मांस उद्योग, ये सब पशु आधारित उद्योग है। इसी प्रकार से जो सरकारी सेक्टर के उद्योग है वो कौन से होते हैं, सार्वजनिक। जो व्यक्तिगत उद्योग है वो निजी। सहकारी का मतलब यहाँ संयुक्त क्षेत्र से है, जहां सरकार व निजी लोग मिलजुल कर उद्योग चलाते हैं। इसके अलावा उत्पाद के आधार पर उद्योग जो है वो है मूलभूत वस्तुएं, जैसे लोहा इस्पात, और उपभोक्ता सामान, चाहे वस्त्र को, बिस्कुट को, ब्रेड को, किसी भी प्रकार को आप ले लीजिए, वो उपभोक्ता सामान में आते हैं। उद्योगों का कुछ ये क्लासिफिकेशन है, कुछ ऐसा। चलिए हम बात करते हैं पहले उद्योग की, कुटीर व लघु उद्योग की। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या मेन है। तो पहला उद्योग है कुटीर व लघु उद्योग। सामान्य तौर पर स्थानीय शिल्पकार जो है वो इस उद्योगों को चलाते हैं। स्थानीय शिल्पकार जो है वो इस उद्योगों को चलाते हैं। स्थानीय शिल्पकार। अब कुटीर का मतलब है यानी उद्योग में कौन से पैमाने का होगा, बहुत स्थानीय स्तर का होगा, और निर्माण की इकाई भी कैसी होगी, छोटी इकाई होगी निर्माण की। तो छोटी इकाई के उद्योग होते हैं ये। और सामान्य तौर पर इसे आप ले सकते हैं चटाइयां, जो आप बर्तन बेचने वाले हमारे घर में आते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे हाथ से बने हुए वस्त्र, फर्नीचर, जूते, मूर्तियां, पत्थर व मिट्टी के बर्तन, छोटे मोटे, ऐसे जो उद्योग होते हैं वो कौन से उद्योग होते हैं, कुटीर व लघु उद्योग होते हैं। इसके बाद होते हैं कुछ छोटे पैमाने के उद्योग, कुछ बड़े होते हैं, कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं। यहां इन उद्योगों में कारखाने सामान्य तौर पर घर के अंदर होते हैं और घर के व्यक्ति ही काम करते हैं। परंतु यहां अब कारखाना घर से बाहर कहीं छोटे तौर पर बनाया जाता है और स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। इन दोनों में बात यह है कि इन दोनों में अर्धकुशल श्रमिक काम करते हैं। घर के व्यक्ति ही अर्धकुशल श्रमिक जो हैं वो इन दोनों उद्योगों में काम करते हैं। ऐसे उद्योग आपको इंडोनेशिया, चीन, भारत और ब्राजील में अधिक देखने को मिलेंगे। बड़े पैमाने के उद्योग, सामान्य तौर पर ये उद्योग पिछले 200 वर्षों में बने हैं। चाहे आप कोयले के उद्योग दे लीजिए, लोहे इस्पात इंडस्ट्री को देखिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को देखिए, सूती वस्त्र उद्योग को देखिए, जो उद्योग बड़े स्तर पर चल रहे हैं, जिनमें कुशल श्रमिक काम करते हैं, अत्यधिक पैसा लगता है, इंडस्ट्री शहर से बाहर लगाई जाती है, बड़े स्तर पर उत्पादन में विनिमय होता है, कच्चा माल अधिक मात्रा में खरीदा जाता है। ऐसे जो उद्योग होते हैं वो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। इनमें सब चीजें शक्ति के साथ, जो हम पिछली विशेषताएं जो पढ़ के आए हैं वो सब इस उद्योगों पर लागू होती है। तो बड़े पैमाने के उद्योग कुछ इस तरह के होते हैं।
वर्तमान में विश्व के लगभग सभी भागों में ऐसे उद्योग हैं। कच्चे माल में मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करते हैं कृषि आधारित, तो खेतों से संबंधित हो गए पहली बात तो। और इसमें कौन कौन से उद्योग आएंगे? शक्कर, आचार उद्योग, फलों का रस, बागानी कृषि से फलों का रस उद्योग, इसके अलावा मसाले, तेल, सूती वस्त्र, रबड़ उद्योग, ऐसे सभी उद्योग कृषि आधारित होते हैं। खनिज आधारित, जहां खनिजों से कच्चा माल प्राप्त होता है, लोहे, इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा व जस्ता उद्योग, वो सब इसी प्रकार के उद्योग है। अच्छा, सीमेंट उद्योग भी खनिज आधारित है। सीमेंट उद्योग, ये सब उद्योग इस प्रकार के होते हैं। रसायन आधारित, मैंने आपको बताया पेट्रोलियम के उद्योग इसी प्रकार के होंगे। पेट्रोलियम उद्योग, नमक उद्योग, पोटाश उद्योग, गंधक उद्योग, ये सब उद्योग जो है। अब वन आधारित, दिया सलाई, माचिस बोलते हैं दिया सलाई, इसके अलावा फर्नीचर उद्योग, ये सब उद्योग वन आधारित। पशुधन में बताया चमड़ा, मांस, ऊन, दुग्ध उद्योग, ये सब पशु आधारित उद्योगों में आते हैं। ये बातें हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो क्षेत्र सरकार, जो उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, वो सरकारी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होंगे। सामान्य तौर पर सभी अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में देखने को मिलते हैं। निजी व्यक्ति के पास होंगे, सामान्य तौर पर आपको पूंजीगत अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलेंगे। और सरकारी या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी या संयुक्त क्षेत्र के, जो दोनों के आपस में मिलजुल कर जो है इसके चलने से बनते हैं, ऐसे उद्योग ये होते हैं। कुछ ये था उद्योगों का क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में। अब हम बात करेंगे विश्व के दो बड़े उद्योगों की, एक लोहे इस्पात उद्योग और एक सूती वस्त्र उद्योग। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो भी विश्व में चलिए हम विश्व में लोहे व इस्पात उद्योग की बात करेंगे। तो पहली बात तो लोहे इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। तीन चार चीजें आधारभूत के साथ ये भारी उद्योग भी है, भारी उद्योग के साथ ये वजन ह्रास उद्योग भी है। आधारभूत का मतलब साइकिल उद्योग, बाइक इंडस्ट्री, जितनी भी चीजें लोहे, मशीनी, अदर किसी उद्योग में मशीनें बनाना, वो भी लोहे इस्पात पर निर्भर है। बहुत सारे उद्योग इस पर निर्भर हैं, तो एक तो इसलिए इसे आधारभूत उद्योग बोलते हैं। दूसरी बात भारी उद्योग है, कच्चा माल भारी होता है और तैयार माल भी क्या होता है, भारी। तीसरा वजन ह्रास उद्योग है, जब लोहे को निकाला जाता है तो अशुद्धियां दूर होने के बाद में इसका वजन कुछ तौर पर कम हो जाता है। यानी वजन ह्रास का मतलब है उद्योग में 100 किलो कच्चा माल लाया गया तो उत्पाद कुछ कम माल का होगा, यानी उतना शुद्ध नहीं होगा। ऐसे हमने 100 किलो कपास लाया तो कपड़ा भी कितना बनेगा, 100 किलो ही बनेगा। कपास को भी भार में मापा जाता है। इसी प्रकार लोहे इस्पात में ऐसा नहीं होता, वहां 100 किलो भार है तो तैयार माल कुछ कम भार का होगा। ठीक है, तो वजन ह्रास उद्योग है, भारी उद्योग है। इसके बाद एक आधारभूत उद्योग है। तीन, लोहे इस्पात को पहले जो है
शुद्ध किया जाता है। इसको भट्टियों में डाला जाता है, कोक की भट्टियां जिसमें चूना पत्थर साथ में मिलाया जाता है, जो अशुद्धियों को दूर करता है। पहले सामान्य तौर पर कोयले की भट्टियां चलती थी, परंतु वर्तमान में विद्युत भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले इसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, ठीक है। तो पहले लोहे इस्पात के साथ कोक यानी कोयला और चूना पत्थर मिलाकर उस कच्चे माल यानी लोहे अयस्क को शुद्धियों को दूर किया जाता है सबसे पहले। फिर ऐसे उद्योग जो होते हैं, मैंने भी आपको पीछे बात की कि भारी उद्योग हमेशा कहां लगेंगे, कच्चे माल के स्रोत के पास लगाए जाएंगे। तो कच्चे माल के स्रोत के पास ऐसे उद्योगों को लगाया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बातें क्या मेन थी, सब चीजें। इसी प्रकार अब इसका वितरण कैसा कैसा है दुनिया में। एक जटिल उद्योग है और सामान्य तौर पर पूंजी वाले देशों में लगाया जाता है। जटिल उद्योग है पूंजी वाले देशों में। हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके प्रमुख केंद्र क्या है? अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले स्थित है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जहां से लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महान झील क्षेत्र, यहां कनाडा और यूएसए के बीच में 5 महान झीलें हैं। तो महान झील क्षेत्र में आपके पास है शिकागो, गैरी, क्लीवलैंड, शिकागो, गैरी, क्लीवलैंड, इसके अलावा लोरेन, बफेलो और ड्यूलूथ। एक लोरेन फ्रांस में भी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो यहां, इसके अलावा अटलांटिक तट पर, अटलांटिक तट ये रहा, यहां स्पैरो पॉइंट, मॉरिस विले, स्पैरो पॉइंट, मॉरिस विले, और इसके साथ में आपके पास 2 ही बिंदु है यहां। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में यहां अलाबामा में भी अपलेशियन का अंतिम छोर है। अलाबामा राज्य में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। पिट्सबर्ग इस एरिया को वर्तमान में महत्व कम हो गया है, इसे जंग का कटोरा कहा जाता था। तो लोहे इस्पात, लोहे पर जंग लगती है, इसे क्या बोलते हैं? जंग का कटोरा कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले अपलेशियन क्षेत्र में पिट्सबर्ग, जिसे जंग का कटोरा कहते हैं, महान झील में शिकागो, गैरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो और ड्यूलूथ। जबकि अटलांटिक तट पर, यह अटलांटिक महासागर है, इन दोनों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में स्पैरो पॉइंट, मॉरिस विले और दक्षिणी भाग में अलाबामा जो है वो प्रमुख केंद्र है। इसी के अलावा ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और सोवियत रूस में। तो ग्रेट ब्रिटेन से लेकर इस पूरे एरिया में भी आपको लोहे अयस्क देखने को मिलता है। पूरा एरिया मैंने बात कर दी, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इसके अलावा आपका नीदरलैंड, उसके आगे सोवियत रूस, यहां तक देखने को मिलता है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड, यहां द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में यूरोप के अंदर है, एक तो बर्मिंघम और शेफील्ड। शेफील्ड आपको पता होना चाहिए चाकू छुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहां ऐसा केंद्र बनाया है। जर्मनी में डुइसबर्ग, डोर्टमुंड और डुसेल्डोर्फ। जर्मनी में डुइसबर्ग, डोर्टमुंड, डुसेल्डोर्फ और एक नाम ध्यान रखेंगे आप, एसेन। जर्मनी में 3 डी ध्यान रखने हैं, डुइसबर्ग, डोर्टमुंड और डुसेल्डोर्फ। फ्रांस में ली क्रूसोट और सेंट एंटोनी। फ्रांस में ली क्रूसोट और सेंट एंटोनी, ध्यान रखेंगे सभी नाम। एशिया महाद्वीप में आपको पता होना चाहिए था यूक्रेन का किर्याई रोग और डोनेट्स बेसिन, अभी यूक्रेन की रशिया के साथ जंग चल रही है,
यूक्रेन की किरवाई रोग और डोनेट्स बेसिन विश्व में लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो ये केंद्र विश्व में कौन से मैप पर भी इसकी स्थिति हमने लगभग देख ली है। इसके अलावा चीन में शंघाई, वुहान, जापान में पहले बात कर लेते हैं। जापान में टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा। भारत में जमशेदपुर, चीन में शंघाई और वुहान। ये वही वुहान है जहां से आपका कोरोना शुरू हुआ। भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, राउरकेला, इन सब की भारत के मैप पर बात करेंगे। वैसे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये सब केंद्र प्रसिद्ध है, विश्व में लोहे इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा एक छोटा सा उद्योग दे रखा है, सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र का उत्पादन जो है वो हथकरघों से, बिजली कारखानों से और बिजली चलित करघों से किया जाता है। और सूती वस्त्र एक शुद्ध उद्योग है, जितना आप कच्चा माल लगाते हैं उतना ही कच्चा माल तैयार होता है। और सामान्य तौर पर जिन देशों में जनसंख्या अधिक है वहां अधिक फला फैला है। सूती वस्त्र उद्योग की कुछ अन्य विशेषताएं इतना आपके सिलेबस में नहीं है। ये हमारे लिए मेन बिंदु था, जो था लोहे इस्पात उद्योग। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 था, जिसका नाम था द्वितीयक क्रियाएं। विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है और किस प्रकार की प्रमुख बिंदु थे इनके। ये चैप्टर नंबर 6 हमारा पूरा होता है। अगले चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 पर बात करेंगे तृतीयक व चतुर्थक क्रियाओं के। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद सभी का।